स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का 9वां अध्याय जो कि है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। और इसका ये पार्ट फर्स्ट है। कोशिश करेंगे कि पार्ट सेकंड तक इस पूरे अध्याय को हम कंप्लीट कर लेंगे। और बच्चों, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सौर विकिरण। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि सौर विकिरण होता क्या है, क्योंकि इसे समझना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। तो पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। इसका मतलब है जो हमारी पृथ्वी है, हमें जो एनर्जी मिलती है, पृथ्वी को जो ऊष्मा मिलती है, जो ताप, जो गर्मी मिलती है, वो हमें मिलती है सूर्य से। ठीक है, ये सबको पता है, सूरज से ही हमें एनर्जी मिलती है। और सूर्य जो है वो अत्यधिक गर्म है, ये सब जानते हैं। और सूर्य अत्यधिक गर्म गैस का पिंड है। आपको पता है ना, ये शुरुआती चैप्टर्स में जब हमने पढ़ा था पृथ्वी का कैसे निर्माण हुआ था, उसी में हमने पढ़ा था कि सूरज जो है वो एक गैसीय पिंड है जो काफी गर्म है। तो ये आपको याद होगा। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो गैसीय पिंड है, मतलब जो सूरज है, ये लगातार अंतरिक्ष में चारों ओर ऊष्मा का विकिरण करता है। इसका मतलब है कि जो सूर्य की गर्मी है, जो सूरज के पास अपना ताप है, जो उसकी किरणें हैं, वो अंतरिक्ष में चारों ओर उसको फैलाता है। ठीक है, और इसी को हम सौर विकिरण कहते हैं, सूर्य की विकिरण। ठीक है, जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसका जब वो विकिरण करता है, ऊष्मा का मतलब एनर्जी का, तो वो क्या कहलाता है? सौर विकिरण। अब आपको यहाँ पर सामने दिख रहा होगा एक पृथ्वी दिख रही होगी, अब सूरज दिख रहा होगा, और राइट साइड में एक और पृथ्वी। अब इसका मतलब क्या है? ये एक फैक्ट है जो कि एक नंबर में पूछा जा सकता है कि 4 जुलाई का दिन ऐसा दिन होता है जिस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर की स्थिति में होती है। आप फोटो में देख सकते हैं कि जो सूर्य है और पृथ्वी है उसके बीच में दूरी ज्यादा है। तो ये जो 4 जुलाई का दिन होता है जिसमें पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर की स्थिति में होती है, इस दिन को हम कहते हैं अपसौर। ये जो स्थिति बनती है, मतलब जो ये स्थिति है, ये अपसौर की स्थिति कहलाती है। और इसका उल्टा क्या होता है कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक की स्थिति में होती है, ये कहलाती है उपसौर। तो ये अपसौर और उपसौर में कंफ्यूज नहीं होना, इसको अच्छे से याद रखना है। 4 जुलाई को अपसौर होता है, तो सिंपल सी बात है, 3 जनवरी को अपसौर होगा। ठीक है, आपका उपसौर होगा। तो ये काफी जो है मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। अब अगला टॉपिक है हमारा सूर्य तप। सूर्य तप को आप समझ सकते हैं, सूर्य का जो ताप है, जो सूर्य की जो किरणें हैं, या मतलब जो उसकी एनर्जी है। ठीक है, एक बार और इसको आप यही समझ सकते हो, क्योंकि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली विकिरण को सूर्य तप कहा जाता है। जो सूरज से हमारे पृथ्वी तक जो विकिरण आती है, जो सूर्य की किरणें हैं, वो क्या कहलाती हैं? सूर्य तप, सूरज का ताप। ठीक है, जिससे सूरज हमें एनर्जी देता है। और ये ऊर्जा जो होती है, ये जो ताप, ये किरणें होती हैं, ये लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती हैं। ये लाइन याद रखना, जो किरणें आती हैं सूरज से, वो लघु तरंग के रूप में आती हैं। ठीक है, अब एक आपके सामने यहाँ पर चीज लिखी है कि सामान्यतः जो मतलब सूर्य तप और तापमान, ये एक जैसा लगता है सुनने में, पर इसके मतलब अलग अलग हैं। तो हमें ये जानना है कि सूर्य तप और तापमान में आखिर क्या डिफरेंस है। तो सूर्य तप जो है, मैंने आपको बोला, एक ऊष्मा है, एक गर्मी है, एक किरण है। ठीक है, जो गर्मी पैदा करती है, किरणें। और ये पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, ये सूर्य तप कहलाती है। सूर्य तप जो है उसको कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी को हमेशा कैलोरी में नापते हैं हम, चाहे हम खाना खाते हैं वो एनर्जी भी मिलती है तो वो हम कैलोरी में नापते हैं। तो ये सूर्य तप को भी हम कैलोरी में नापते हैं। और गर्मी जो है वो किसी कारण मात्र से होती है, या किसी पदार्थ को गर्मी देने पर उसका तापमान बढ़ा देती है। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है कि सूर्य तप खुद ऐसी गर्मी है जो किसी भी चीज का तापमान बढ़ा सकती है। अब तापमान क्या होता है ये हमें देखना है। ठीक है, डिफरेंस पता होना चाहिए। सूर्य तप समझ में आ गया क्या होता है, कि किरणें होती हैं, जो एनर्जी होती है, जो किसी भी चीज को गर्म कर सकती है, गर्मी पैदा कर सकती है, एनर्जी होती है। और तापमान क्या होता है, ये जो गर्मी पैदा होती है उसको जो मापा जाता है, वो उसको हम तापमान कहते हैं। ठीक है, जो गर्मी का माप होता है उसको हम तापमान कहते हैं, कि कितनी गर्मी हुई, वो कितनी जो है उसी को हम तापमान कहते हैं जब इसको हम मापते हैं। तापमान को थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है, सबको पता है। इसको हम डिग्री सेल्सियस में भी नापते हैं, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ये सबको पता है। तो ये एक डिफरेंस है। तापमान गर्मी का प्रभाव होता है और गर्मी से ही तापमान बढ़ता है। ठीक है, गर्मी जो है वो तापमान को बढ़ाती है। समझ में आ गया? तो सूर्य तप और तापमान में डिफरेंस पता होना चाहिए। इन दोनों को एक ही चीज नहीं समझनी है। ये डिफरेंस पेपर में भी पूछा जा सकता है कि सूर्य तप और तापमान में क्या अंतर है।
अगला जो आपका टॉपिक है वह सूर्य तप में होने वाली भिन्नता के कारक। इसका मतलब है जो सूर्य की किरणें हैं वो पूरी दुनिया में या अंतरिक्ष में आप कह सकते हो, वो पूरी पृथ्वी पर भी एक जैसी नहीं पहुंचती। वो किरणें कहीं ज्यादा होती हैं, कहीं आपने सुना होगा बचपन से ही, जब आप मैप भरते हो या मैप की बात आती है तो कहते हैं कि जो भूमध्य रेखा का हिस्सा है, जो सेंट्रल का जो मेन जो बीच की लाइन जाती है, वहां पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और वहां गर्मी इसलिए ज्यादा होती है। तो ये सीधी और टेढ़ी किरण का, तिरछी किरण का क्या मतलब है, ये आपको समझ में होना चाहिए कि सूर्य की किरणें जो है वो एक जैसी नहीं पड़ती पूरी पृथ्वी पे, कहीं पर वो ज्यादा पड़ती हैं और कहीं कम पड़ती हैं। अब ये अलग अलग इसके कारक क्या हो सकते हैं ये हमें पढ़ना है। तो पहला कारक है सूर्य की किरणों का झुकाव, जिसका मतलब है पृथ्वी का आकार गोलाकार है, आपको पता है पृथ्वी का आकार गोलाकार है, और सूर्य की किरणें पृथ्वी के धरातल पर पड़ते समय उनका झुकाव अलग अलग होता है। मान लो, अगर मैं आपको बताऊं, एक बार वापस उस डायग्राम पे चलते हैं, सिर्फ आपको मैं सूर्य और पृथ्वी दिखाने के लिए लेके जा रहा हूं। सूर्य की किरणें हैं, ये किरण आई और ये सीधी यहाँ पर पड़ी, ठीक है, सीधी। तो ये क्या है, यहाँ पर बहुत गर्मी करेगी। अब यही किरण अगर ये ऐसे जाएगी ऊपर की साइड तो ये थोड़ी कम गर्मी करेगी, और ये सारी किरणें अलग अलग जगह पे जाएंगी तो वो गोल पृथ्वी होती है और वो गर्मी अलग अलग करती हैं, और उनका मतलब जो है सूर्य तप भी है वो कम पहुंचता है। पर ये जो सीधी किरण जाती है बिल्कुल एकदम भूमध्य रेखा पर, जो भूमि की मध्य की रेखा है, ये ज्यादा गर्मी करती है। तो इसका कारण आपको पता चला कि एक तो पृथ्वी का आकार जो है वो गोलाकार है, तो गोलाकार होने के कारण पृथ्वी पर जब वो किरणें पड़ती हैं तो उस किरण का जो वो किरण पड़ती है उसका झुकाव अलग अलग हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी का आकार ही गोल है। और लंबवत किरणें जो है वो कम क्षेत्रफल पर गिरती हैं। लंबवत मतलब जो सीधी किरणें हैं एकदम, मैंने अभी आपको बताया था ना कि लंबवत मतलब जो एकदम सीधी किरण है। सीधी किरण कौन सी है आपकी, ये वाले भी आप मान लो जो मैंने अभी आपको बताया था। ये सीधी किरण पड़ती है जब एकदम भूमध्य रेखा पर, तो ये सबसे ज्यादा गर्मी करती है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं क्योंकि ये एकदम डायरेक्ट लंबवत पड़ती है और डायरेक्ट एकदम पृथ्वी पर पड़ती है। तो ये जो किरणें होती हैं ये ज्यादा गर्मी पैदा करती हैं। और ये जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर आते हैं, अफ्रीका भी इन्हीं में से एक है। अफ्रीका पर पड़ती है किरणें और बहुत गर्मी होती है उस एरिया में। और आगे इसमें लिखा है कि जैसे जैसे किरणों के झुकाव का कोण कम होता जाता है वैसे वैसे क्षेत्रफल बढ़ता जाता है तथा भाग वो कम गर्म होता है। मैंने आपको बताया ना, चारों तरफ अगर वो किरणें जाती हैं तो जो बीच वाली डायरेक्ट होगी लंबवत किरण जो सीधी, वो गर्मी ज्यादा करेगी। बाकी की किरणें जैसे जैसे कोण बदलता जाता है, मतलब किरणें इधर उधर फैलती जाती हैं, तो उतनी ही गर्मी कम होती है। जो किरण डायरेक्ट पड़ती है वो गर्मी ज्यादा करती है। तो पहला कारक समझ में आ गया होगा। दूसरा है कारक सूर्य तप पर वायुमंडल का प्रभाव। अब कभी कभार क्या होता है, आसमान एकदम नीला होता है, एकदम साफ होता है, किरणें सीधी पड़ जाती हैं, गर्मी उतनी वो दे जाती हैं। पर कभी कभार क्या होता है, हो सकता है धूल के कण हो आसमान में, या बादल हो जिनकी वजह से किरणें कम पहुंचे, सूर्य की एनर्जी जो पूरी ना आ पाए। तो ऐसी में क्या होता है कि सूर्य तप पर जो मतलब सूर्य तप जो होता है वो उस तरीके से नहीं आ पाता जैसा आना चाहिए, क्योंकि वायुमंडल जो है वो क्लियर नहीं होता, और वायुमंडल जो है वो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करता है आने में किरणों को। तो ऐसे में सूर्य तप में परिवर्तन आ सकता है। तीसरा कारक है स्थल एवं जल का प्रभाव। आपको पता है सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो सूर्य की किरणों से गर्माइश होती है, वो स्थल जो है उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो स्थल होता है, जो भूमि का भाग होता है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। आपको पता है गर्मी के दिनों में आप अगर देखोगे तो रेत जितनी ज्यादा गर्म होती है रात को वो ठंडी भी हो जाती है, पर पानी समुद्र को गर्म होने में टाइम ज्यादा लगता है, ठंडा होने में भी टाइम ज्यादा लगता है। तो ये कहीं ना कहीं सूर्य तप का एक और कारक होता है। चौथा है दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि। अब सूर्य तप इस पर भी निर्भर करता है कि दिन कितना लंबा है, कि किसी स्थान पर मतलब अगर हमें देखना है कितना सूर्य तप आता है, कितनी मात्रा है उसकी, कितनी लंबाई है, तो ये निर्भर करता है वहां पर धूप कितनी देर तक रहती है। क्या जैसे आपको पता है गर्मी के दिनों में दिन बड़े होते हैं, सूर्य तप इसलिए ज्यादा मिलता है। वहीं अगर शीत ऋतु की बात करें, अगर सर्दियों में, तो सूर्य तप कम प्राप्त होता है क्योंकि दिन की अवधि कम होती है। तो ये भी एक फैक्टर है, मतलब एक कारक है। पांचवा है भूमि की ढाल। अब ऐसा भी हो सकता है कि भूमि की ढाल की बात आती है तो आप जैसे कह सकते हैं कि मतलब कोई पहाड़ है, कोई पहाड़ी है यहाँ, ठीक है, कोई ढाल है, सूर्य की किरणें अगर एक पड़ती हैं कि मतलब सीधा सूर्य विमुख ढाल है, मतलब सूर्य की तरफ मुंह वाली ढाल है, तो उस पर सीधी किरण पड़ती है।
और इस साइड से भी अगर सूरज है तो इस साइड से भी सीधी किरणें पड़ती हैं। अब जो बीच का एरिया है हो सकता है वहां पर सूर्य तप ना पहुंचता हो डायरेक्ट, क्योंकि जो ढाल है वहां तो ज्यादा सूर्य तप मिल रहा है, एकदम सूर्य के सामने वो ढाल है तो वो गर्म ज्यादा होगी। जबकि अगर उसके विपरीत ढाल तक सूरज ना पहुंचे तो वो विपरीत ढाल ठंडी रहेगी, या हो सकता है इतनी ज्यादा गर्म ना हो जितनी वो ढाल गर्म होगी जो सूरज के सामने है। तो भूमि की ढाल ये भी एक सबसे बड़ा कारक है। ठीक है, तो ये आपको आशा करता हूँ 5 पॉइंट समझ में आए होंगे और काफी आसान तरीके से आपको मैंने बताया है। अगला टॉपिक है वायुमंडल के गर्म और ठंडे होने के तरीके। जो हमारा वायुमंडल है आपको पता है ना, वायुमंडल मैंने आपको इसकी संरचना जो है वो भी पढ़ाई है। तो वायुमंडल जो है ये कैसे गर्म और कैसे ठंडा होता है, क्या कारण है इसके। तो पहला कारक जो है या जो पहला तरीका है वो है चालन। अब ये चालन क्या होता है कि पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु, जो पृथ्वी जो होती है हमारी, आपको पता है वायु चलती है, तो वो हवा जो चलती है जब पृथ्वी के कांटेक्ट में अगर वायु आती है, हवा आती है, तो वो धीरे धीरे गर्म होती है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो थोड़ी गर्म रहती है। तो जब वो वायु जो वो हवा है पृथ्वी के कांटेक्ट में आती है तो निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं। तो जब वो वायु गर्म होती है तो वो निचली परतें भी धीरे धीरे कम गर्म होते हुए ऊपरी परतों तक को भी वो गर्म कर देती है, इसके कारण वायुमंडल गर्म हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये चालन कहलाती है। ठीक है, सिंपल से था ये जो मैंने बताया। अगली प्रक्रिया जो है वो है संवहन। संवहन में क्या होता है कि पृथ्वी के संपर्क में आई जो वायु, जो भी हवा जो है वो अगर पृथ्वी के कांटेक्ट में आती है वो गर्म होकर धाराओं के रूप में, मतलब वेव्स के रूप में, ठीक है, धाराओं के रूप में जो है लंबवत ऊपर उठती हैं। ठीक है, एकदम सिधाई में ऊपर उठती हैं और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है, मतलब ताप फैलाती हैं, गर्मी फैलाती है, गर्माइश फैलाती हैं। तो जब ये धाराएं, संवहन धाराएं जो होती हैं, जो हवा है पृथ्वी के संपर्क में आती है और वायु वो गर्म हो जाती है पृथ्वी के संपर्क में आके, जब वो पृथ्वी की गर्मी उसे भी लगती है और वो वायु फिर लंबवत उठती है। कैसे? वेव्स के रूप में। वेव्स को हम कहते हैं धाराएं। ठीक है, तरंग कह सकते हो, धारा के रूप में भी आप कह सकते हो एक तरीके से। तो ये जब ऊपर लंबवत उठती हैं तो ये वायुमंडल को वापस गर्म करती है जाके, और वायुमंडल के लंबवत तापन की ये जो प्रक्रिया होती है पूरी, जिससे वायुमंडल गर्म हो जाता है, इसको हम संवहन कहते हैं। अगली प्रक्रिया जो है वो है अभिवहन। अभिवहन में क्या डिफरेंस है? अभी सबसे पहले जो आपने पढ़ा वो था चालन, सिंपल सा था। इसमें पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे ऊपर उठती है और वो निचली परत को गर्म करती है, फिर धीरे धीरे ऊपर की परतें गर्म हो जाती हैं। संवहन में आपने पढ़ा कि लंबवत जो है वायु ऊपर उठती है धाराओं के रूप में। अब ये जो है ये क्षैतिज रूप से ऊपर उठती है। ठीक है, लंबवत का मतलब था कि ऐसे वो सीधी ऊपर जाएगी। ठीक है, लंबवत। और क्षैतिज में क्या होगा? हवाएं, क्षैतिज आपको पता है कैसे होता है, ऐसे वो हवा चलते हुए गर्म होगी और वो क्या करेगी कि मतलब इस तरीके से वो गर्माइश फैलाएगी। इसका एक उदाहरण आपको बताऊं या इसका एक परिणाम, ऐसी हवाएं जो होती है, लू आपने सुना होगा, जो स्थानीय पवन होती है, लू गर्मी में चलती है। मध्य अक्षांश, जो मध्य अक्षांश के एरिया जो होते हैं उनमें दैनिक मौसम में जो बदलाव आता है, ठंडा मौसम हो चाहे गर्म मौसम हो, वो इन्हीं हवाओं के कारण होता है। ठीक है, ये जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, क्षैतिज ये जो हवाओं का संचालन होता है और जिससे वो ताप को क्या करती हैं, अगर वो ताप ठंडा है या गर्म है चाहे जैसा भी है, वो क्षैतिज रूप से हवाएं चलेंगी तो वो ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करेंगी और वो ज्यादा से ज्यादा उसका प्रभाव उस एरिया तक होगा अगर वो क्षैतिज में फैलेगी। ठीक है, तो क्योंकि लंबवत फैलेगी तो एक ही स्थान पर ऊपर तक गर्म करेगी वो वायुमंडल को, और क्षैतिज में अगर वो जाएगी, क्षैतिज का मतलब है कि वो ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करेगी। ऐसे में क्या होगा कि वो आसपास का जो स्थान होगा या और भी स्थान होंगे वहां तक वो ताप का संचारण होगा, ट्रांसफर होगा उसका ताप का। और इसी का एक उदाहरण भी है, एक परिणाम है जो मैंने आपको बताया है, स्थानीय पवन होती है लू, वो लू चलती है, वो भी इसी तरीके से चलती है। तो इसके कारण भी तापमान जो मतलब जो ताप होता है वायुमंडल का, वो क्या हो सकता है? गर्म हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है। अभिवहन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। याद रखना है आपको, वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के 3 तरीके हैं, चालन है, संवहन है और अभिवहन है। अगला टॉपिक है पार्थिव विकिरण। अब सौर विकिरण आपको बताया, पार्थिव विकिरण समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सौर विकिरण जो होती है, मैंने आपको बताया सूर्य से जो किरणें आती हैं वो लघु तरंग के रूप में आती है। अगर आपको याद हो, मैंने इस चैप्टर के शुरुआत में बताया था, सौर विकिरण लघु तरंग के रूप में पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है। ठीक है, जब वो किरणें आ जाती हैं पृथ्वी पर। अब क्या होता है, पृथ्वी जब गर्म हो जाती है उन किरणों से, तो वो पृथ्वी उन किरणों को
वायुमंडल में जो है वापस दीर्घ तरंगों के रूप में भेजती है। दीर्घ तरंग मतलब और ज्यादा गहराई में, ठीक है, मतलब और ज्यादा डीप तरंगे होती हैं जो काफी ज्यादा प्रभाव डालती है, वायुमंडल को गर्म कर देती हैं, ठीक है। और ये वायुमंडल में जो है दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करती है, पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होती है। जैसे मान लो सूर्य की किरणें, मतलब ये अभी थोड़ा परफेक्ट नहीं होगा शेप में। सूर्य की किरणें अगर मान लो पृथ्वी पर आई और पृथ्वी गर्म हुई, मान लो ये छोटा सर्कल पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर आई, पृथ्वी खुद गर्म होगी पहले इस किरणों से, और फिर ये अपनी गर्माइश जो होगी, जो ये किरणों को वापस भेजेगी ऊपर दीर्घ तरंग के रूप में। और ये जो दीर्घ तरंगे होती हैं ये वायुमंडल को बहुत ज्यादा जो है गर्म करती हैं, ठीक है, वायुमंडल का जो तापमान बढ़ा देती हैं। और इसी को हम कहते हैं पार्थिव विकिरण, ठीक है, पार्थिव मतलब पृथ्वी द्वारा आप कह सकते हो। तो ये प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म कर देती है। और अब जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, आपको अच्छे से पता होगा ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं। तो वायुमंडल की जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं ये दीर्घ तरंगों को सोख लेती हैं। और अगर वो दीर्घ तरंगे, जो गर्म तरंगे वायुमंडल में सोख ली जाएंगी गैसों द्वारा, तो वायुमंडल में ही अटकी रह जाएंगी। और वो जब वहीं पर अटकी रह जाती हैं तो वो वायुमंडल को और ज्यादा गर्म करती है, ठीक है। और धीरे धीरे ये ताप फिर क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है, और वो तापमान जो बढ़ा हुआ जो ताप गर्मी होती है वो अंतरिक्ष की तरफ धीरे धीरे जाने लगती है, बहुत धीरे धीरे, लेकिन वायुमंडल बहुत गर्म हो जाता है। समझ में आया। पृथ्वी रात के समय ठंडी हो जाती है अगर आसमान साफ हो। तो ये आपको पार्थिव विकिरण समझना बहुत जरूरी था कि लघु तरंग के रूप में ऊर्जा आती है हमारे पास, जो किरणें होती हैं वापिस पृथ्वी उन्हें दीर्घ तरंगों के रूप में भेजती है और ज्यादा लंबी तरंगों के रूप में, और वो जो है वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो पार्ट 1 हमारा यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्ट सेकंड में भी हम जल्दी ही पढ़ेंगे उसको और चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ आपको चैप्टर में समझ में आया होगा क्या है, क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो मैं मानता हूँ 11th क्लास की जो फर्स्ट बुक है उसमें थोड़े हार्ड वर्ड्स हैं, पर मैंने अपनी तरफ से पूरा आपको प्रयास किया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैंने पढ़ाई जो एग्जाम में आती हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।